हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और आज है हमारा डे 14 और आपको पता है पूर्वालोकन सीरीज चल रही है। पूर्वालोकन सीरीज में पॉलिटिकल साइंस में डे 14 है। डे 14 में हमारा टारगेट और टॉपिक है आज का राज्य की नीति के निदेशक तत्व। कल हमने मूल अधिकार करे थे, आप डे 13 में देख सकते हैं। तो टॉपिक वाइज सारे आपके पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पूर्वालोकन सीरीज में करा रही हूँ। तो आपके टॉपिक्स वाइज डे वाइज सब पढ़े हुए हैं वीडियोज़, आप चाहें तो उनको बैक में देख सकते हैं। तो चलिए मैं डेली का डेली करा रही हूँ। तो आज हम अपना टॉपिक और टारगेट शुरू करते हैं, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बहुत आते हैं, इसलिए हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है इनको। और जितना मैं टिक मार्क कर रही हूँ वो उतना तो आपको उस पर ध्यान देना ही देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व किस में है? भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित है। नीति निदेशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों के द्वारा लागू नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में न्याय योग्य हैं? तो नहीं, वो न्याय में लागू नहीं होते हैं। तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत है, यानी कि फंडामेंटल है, तथा राज्य का ये कर्तव्य है कि वो इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करें, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 38 के अनुसार, अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की वृत्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 39 यानी 39 कहता है कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, बालकों हेतु कल्याण परक कार्य इत्यादि। अब आते हैं अनुच्छेद 39 का। तो अनुच्छेद 39 का में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अनुच्छेद 40 कहता है, थोड़ा सा मेरा वॉइस अभी भी ठीक नहीं है क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो वॉइस थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। फिर भी आज बहुत अच्छे से निकल रही है, थोड़ा तेज़ निकल रही है, यहाँ थोड़ी सी मोटी ज़रूर निकल रही है, जल्दी पूरा गला ठीक हो जाएगा। चलिए, अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अनुच्छेद 40 याद रखना है हमें कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। तो क्वेश्चन आता है ग्राम पंचायतों का गठन किस में है? तो अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है, ठीक है। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रसूति सहायता किसमें आपकी? तो अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी और कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक समान सिविल संहिता किसमें है? तो अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। और कौन करेगा? तो राज्य करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य, ये इंपॉर्टेंट है भाई 48 का, ये याद रखना है हमें, ठीक है। 48 का हमें याद रखना है कि 48 का हमें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन है तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोकसभाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। नेक्स्ट,
मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। तो आपको भी पता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व कुछ कुछ मिलते जुलते हैं और हम इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं और इससे बहुत क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलिए हम इसके अंतर को पढ़ते हुए चलते हैं और अपने कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली बात, मौलिक अधिकार संविधान में कहाँ दिए हुए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपके नीति निर्देशक तत्व कहाँ दिए हुए हैं। तो मौलिक अधिकार आपके दिए हुए हैं भाग 3 में, ठीक है, और आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं भाग 4 में। तो ये तो अच्छे से याद हो गया। उसके बाद मौलिक अधिकार आपके लिए गए हैं अमेरिका से, ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट, इसलिए याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, सकारात्मक। राज्य हर बात पे, आपने अभी तक जितने भी पॉइंट पढ़े नीति निर्देशक तत्व में, उसमें सब में राज्य यही बात कह रहा है कि वो करेगा, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो इस वजह से इसकी प्रकृति कैसी है, सकारात्मक है। राज्य को शिक्षा के प्रबंध करने होंगे, राज्य शिक्षा के प्रबंध करेगा, महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन देगा। तो ये एक पॉजिटिविटी है। तो इसके जो जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो सारे के सारे सकारात्मक हैं। उसके बाद अब है कि मौलिक अधिकार वाद योग हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में कि मौलिक अधिकार कैसे हैं, वाद योग हैं और उनके उल्लंघन पर न्यायालय के द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है, ठीक। लेकिन नीति निर्देशक तत्व गैरवाद योग है, इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जाता। आप न्यायालय में कहीं भी नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ अगर राज्य नीति निर्देशक तत्व को बंद करता है तो आप जाकर के न्यायालय में उसकी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये न्यायालय में लागू नहीं है। न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकता है, वो आपका राज्य और सरकार ही डिसाइड करेगी कि वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। न्यायालय आपका इसमें नहीं करेगा। लेकिन आपके मूल अधिकारों में न्यायालय पूरी तरह से आपके साथ है, आपके मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन नहीं होगा, ठीक। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, कानूनी रूप से मान्य है क्या मूल अधिकार, ठीक है, और लेकिन नीति निर्देशक तत्व नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, ठीक है। मूल अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त है और नीति निर्देशक तत्व को नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मूल अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। मूल अधिकार जो है वो स्वतः ही लागू होते हैं, उनके लिए किसी कानून की जरूरत नहीं होती कि ये कानून आएगा तब मूल अधिकार लागू होंगे, नहीं। मूल अधिकार आपके जैसे ही आप जन्म लेते हैं आपके स्वतः ही लागू हो जाते हैं वो, ठीक है, उसमें कोई आपका प्रोसीजर नहीं चलता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए विधान बनाने की जरूरत होती है। यानी अगर राज्य कहेगा कि उसे ग्राम पंचायत का गठन करना है तो वो कानून बनाएगी कि इस जगह पर हमें ग्राम पंचायत का गठन करना है। राज्य कानून बनाएगा कि उसको शिक्षा का ये बिल लेकर आना है या यहाँ पर शिक्षा में ये सुधार करने हैं या ये, तो उसके अंदर कानून आएगा। लेकिन मूल अधिकारों में ऐसा नहीं होता है। मूल अधिकार आपके पैदा होते ही, आपके जन्म लेते ही वो स्वतः ही लागू हो जाते हैं, किसी कानून की उसको ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। जाहिर सी बात है, मूल अधिकार हमारे खुद के लिए होते हैं तो ये व्यक्तिगत अधिकारी हुए हमारे, तो व्यक्तिगत कल्याण को ही प्रोत्साहन देंगे। और नीति निर्देशक तत्व जो कि पूरे समाज और पूरे हमारे स्टेट में लागू होते हैं, तो इसलिए वो समाज और कल्याण, आर्थिक कल्याण की बात करते हैं। तो वो सीधे से समझने वाली बात है, इसमें तो कुछ बेसिक पॉइंट है नहीं कि जो ना समझ आए, ठीक है। अब 8वां पॉइंट कहता है कि मौलिक अधिकार नागरिक को स्वतः प्राप्त है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही जन्म लेते हैं मौलिक अधिकार अपने आप आपको प्राप्त हो जाते हैं, किसी कानून की, किसी बिल की, किसी भी मतलब ऐसा विधि की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आपका कोई पेपर आएगा कि कोई आपका पास कोई पासपोर्ट आएगा या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जाएगा कि भाई अब आपके मूल अधिकार आज से लागू होंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो वो आपके स्वतः ही नागरिकों को प्राप्त हो जाते हैं। किसी भी तरीके की आपको कार्रवाई या कोई भी पेपर साइन नहीं करना होता है कि आपके मूल अधिकार आज से लागू हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो वो भी आपको समझ में आए क्या होगा कि नीति निर्देशक तत्व में जो है वो समाज कल्याण की बात होती है, आर्थिक कल्याण की बात होती है। तो जाहिर सी बात है उसमें स्टेट अपने कानून बनाता है, अपने नियम बनाता है, ठीक है। कहाँ पे कौन सी, जैसे कि वैकेंसीज है, वैकेंसीज में कहाँ पे क्या बदलाव किया जाएगा, कहाँ पे कौन सी नियम लागू किए जाएंगे, वो सारे सरकार डिसाइड करती है। तो जब सरकार डिसाइड करेगी तो सरकार के द्वारा लागू ही होंगे और उसके बाद ही वो नागरिक को प्राप्त होंगे, ठीक है ना। जितने भी संशोधन वगैरह हो जाते हैं वो सब इसी के तहत आते हैं। तो मेरे हिसाब आप आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका समझ आ गया होगा और आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने PYQ सॉल्व करने में, ठीक है। छोटा टॉपिक था, थोड़ा मैंने जल्दी करा भी दिया, हाँ थोड़ा यहाँ पे टाइम लिया इसके अंतर समझाने में, लेकिन अब हम अपने PYQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए PYQ में बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य। तो भाई क्या उद्देश्य है, तो अभी हमने पढ़ा कि नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का यही उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ठीक है ना, यही उद्देश्य तो है। सॉरी।
तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ये उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां मुझे लगेगा डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ाना है मैं वहां पढ़ा दूंगी, जहां लगेगा नहीं पढ़ाना है तो वहां मैं आपको वर्बली बता दूंगी, आप बस सुनते जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो बताइए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, या फिर सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित। तो भाई एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। तो यहाँ पे तो पूछा गया है कि भाई क्या नहीं है, तो भाई एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तो भाई उद्देश्य है, तो ये तो भाई है हमारा। ठीक, अब आगे सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, तो भाई ये भी है भाई। ठीक है, सी दिया हुआ है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो अब बताइए, क्या धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का काम है? तो नहीं, धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 4, तो हमें पता है कि भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो भाई इसमें ऑप्शन दिख चुका है हमें। तो निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जाहिर सी बात है, अभी हमने अंतर में पढ़ा था कि प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है और मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। ठीक, चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राजकृत्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 4, निदेशक तत्व क्या है? तो निदेशक तत्व है आपके अवादी योग। क्या है? अवादी योग। और आपके मौलिक अधिकार क्या है? वादी योग है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वादी योग और अवादी योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वादी योग है और नीति निर्देशक तत्व अवादी योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व, पहला है विधायिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते हैं, दूसरा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो हमारा ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन बताती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। एमसी सीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन है। छठा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो वे न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय होंगे, वे किसी भी की न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, ये पहला वाला भाई गलत है, वे न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय होंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राजनीति के निदेशक तत्वों से संबंधित है। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय यानी कि इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यद्यपि भाग 4 के उपबंध न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राज्य के संचालन में मूलभूत हैं और ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 साल तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो पहला कहता है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा कहता है कि इन तत्वों ने अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय यानी कि अनफोर्सेबल नहीं है। तो भाई ये एकदम सही बात है, दोनों ही आपके ऑप्शन इसमें सही होंगे। ठीक है, ये आपका इसमें ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो राज्य की नीति निदेशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपलब्ध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक सेकेंड। चलिए, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो अभी हमने पढ़ा था राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या करते हैं, कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ए हो जाएगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प ना हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, तो अभी हमने देखा राज्य के नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, तो राज्य के नीति के निदेशक तत्व। रट लीजिए। ठीक है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किसमें, राज्य के नीति निदेशक तत्व, संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। ठीक है, और नीति निदेशक तत्व अभी हमने किसमें पढ़ा, भाग 4 में है 35 से 51 तक। ठीक है, यही पढ़ा है ना हमने, याद रखना है, हमें भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन आप देख ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी यानी कि सभी में, यानी समाजवादी, उदार भौतिकतावादी, गांधीवादी। तो उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये याद रखना है हमें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को की सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार भौतिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक और आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक तथा गैरवाद योग्य है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त है, तो ये हमें प्राप्त है आपके आयरलैंड के संविधान से। अभी हमने देखा ना कि आयरलैंड के संविधान से प्राप्त है। नेक्स्ट, मेरा थोड़ा समय इधर उधर हो गई थी इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया। चलिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमारे संविधान निर्माताओं को 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से अनुसरणी इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया, तो अभी हमने देखा आयरलैंड से लिया गया। किसमें है ये, भाग 4 में है, अनुच्छेद 35 से 51 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं तो क्या है, वाद योग नहीं है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग यानी कि भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, तो देश के शासन के लिए आधारभूत है राज्य के नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, तो धन का केंद्रीकरण राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। सॉरी
अनुच्छेद 39 ख में दिया हुआ है, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, ये अनुच्छेद 39 ग में दिया है। इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का उल्लंघन करता है। 19 नंबर कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है क्या, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है ये, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये एक अंग है। और अनुच्छेद 39 घ में ये प्रावधान है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया, ठीक है। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद, जो कि 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये अभी निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में निहित है, तो चलिए पढ़िए और बताइए। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और क्या दिया हुआ है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो हमारा ये समाहित है नंबर डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार मौलिक अधिकार है। कानून के समक्ष बराबरी मौलिक अधिकार है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो समान काम के लिए समान वेतन किसमें दिया गया है, 39 घ में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है, तो भाई हमारी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है, ठीक है। तो भाग 4 के तहत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 40 में। मैंने कहा था पंचायतों का गठन का प्रावधान है इसमें, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट, पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों का निर्देश किस में होता है, तो अनुच्छेद 40 में होता है। किस में होता है, अनुच्छेद 40 में होता है। अच्छा, ये बताओ कि अनुच्छेद 48 में क्या है, क्योंकि भाई नीति निर्देशक तत्व कितने से कितने तक है, 35 से लेकर 51 तक है, ठीक। तो 48 भी उसी के अंदर आता है। तो 48 में क्या होता है बताइए, तो 48 में कृषि और पशुपालन का गठन है। क्या है, कृषि और पशुपालन का गठन, ठीक, ये है इसमें। आए बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, तो अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 40 करता है, ठीक। अब ये बताओ कि अनुच्छेद 48 क्या करता है, मैंने बताया। तो अनुच्छेद 48 करता है कृषि एवं पशुपालन का गठन, ठीक। और अनुच्छेद 51 क्या करता है, 51 तक तो है ही नहीं, 35 से 50 तक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है, तो निदेशक सिद्धांत है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भाई मिलान करना है और मिलान करने से हमें जल्दी याद होता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का गठन अभी मैंने बताया किस में है, अनुच्छेद 40 में है, ठीक। ठीक, समान आचार संहिता किस में है, क्या बोलते हैं इसमें, समान नागरिक संहिता या समान आचार संहिता कहलाएगी आपकी अनुच्छेद 44 में, ठीक। कृषि और पशुपालन मैंने बताया 48 में है आपका, ठीक है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रवर्तन से आपका संबंधित है 51, ठीक। और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है 50 में। अब देखते हैं हमने ये सही मिलान किया है या नहीं, तो हम डिस्क्रिप्शन में चलते हैं इसके, और इसमें लिखा है 1 से अधिक, तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो भाई ग्राम पंचायतों का संगठन तो हमने 40 ही मिलाया था, ठीक। कृषि और पशुपालन का संगठन हमने 48 मिलाया था, और हमने न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण 50 ही मिलाया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास हमने 51 मिलाया है, और समान आचार संहिता हमने 44 मिलाई। सही तो मिलाया सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से मिलान करना है भाई, तो फिर से आ जाओ भाई। ग्राम पंचायतों का गठन अभी हमने पढ़ा क्या है, 40 है। कृषि और पशुपालन क्या है, 48 है, ठीक। समान नागरिक संहिता क्या है, 44 है, अभी तो पढ़ा हमने, ठीक है ना। और काम करने का अधिकार क्या है भाई, तो हमारा 41 है। तो ये सेम हो जाएगा पूरा का पूरा। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो इसमें ए ऑप्शन ही होना चाहिए,
चलिए आंसर देखते हैं क्या है। तो यही है, ठीक है, सही है पूरा। नेक्स्ट, कौन एक सही सुमेलित नहीं है भाई? तो अब हमें याद होगा तो हम सुमेलित भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किसमें दी हुई है भाई? देखो 39 ए में दी हुई है। चलो अच्छा, ग्राम पंचायतों का संगठन तो हमारा ये सही है, ठीक। समान नागरिक संहिता 44, ये भी सही है। न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण 48 में है? नहीं, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण 48 में नहीं है। 48 में क्या था? 48 में था कृषि और पशुपालन का गठन। क्या था? कृषि और पशुपालन का गठन। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, 48 वाला। 39 का ए भी आपका सही है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक। आंसर देख लेते हैं। देखा, हमारा डी रॉन्ग है, इसमें कृषि और पशुपालन। न्यायपालिका और कार्यपालिका किसमें? आपकी 50 में है। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक का सुमेलन युग्म बताइए। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक अधिकार किसमें था? तो अभी हमने देखा था 39 में था। ये गलत हो गया भाई, 39 होना चाहिए। कृषि पशुपालन का संगठन अभी हमने देखा था 48 में था अनुच्छेद, ठीक। अब नेक्स्ट ऊपर जाते, हाँ इसका अलग, हाँ। ग्राम पंचायतों का संगठन तो ये भी गलत है भाई, ये तो 40 में है। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका सही है, 39 में ही है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण तो अभी हमने देखा था 50 में ही है, तो ये तो सही है। अब आते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको एक ये कुछ ज़्यादा भी है, ठीक है। तो भाई न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण तो ये भाई सुमेलित है हमारा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि 46 में है, ये भी सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 ए में है, तो ये भाई रॉन्ग है हमारा। ग्राम पंचायतों का गठन हमारा 40 में है, तो सहकारी सोसाइटी का संवर्धन है आपका किसमें? उसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम। तो ये है हमारा 43 ए में, ठीक है। नेक्स्ट, मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। और रोजगार का अधिकार संविधान में भाग 3 में प्रावधानित है। तो भाई ये कथन है और कारण है। तो अब हमें ये बताना है हमारा कथन और कारण दोनों सही है या नहीं सही है। तो भाई हमारा क्या है, कथन सही है, लेकिन हमारा कारण जो है वो गलत है। तो मनरेगा जो है वो 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान तो करता ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अब जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 2005 में लोकसभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान खुद दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार के अनुसरण में लाया गया है। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है, अतः कथन ये सही है और कारण आर गलत है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो ये लागू करने लाया गया 43 को, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो अनुच्छेद 43 ए के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रयोग के संबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है? तो अभी हमने देखा 43 ए में है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो यह है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के द्वारा। नेक्स्ट, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 ए, हम पहले ही देख चुके हैं इसको, तो ये वही क्वेश्चन रिपीट है, पहले मेल में आया था सुमेल करने में, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी दिए हुए हैं। तो 51 आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से है, 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार से है, 43 का उद्योगों के संबंध में कर्मकारों के भाग लेने के अधिकार से है, और 48 आपका पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए है। वहाँ के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो समान आचार संहिता आपकी नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ी गई है। ठीक है, 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से जोड़ा गया है? तो ये आपका जोड़ा गया है उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता। ठीक है, ये वाला बी नंबर वाला। नेक्स्ट, संविधान के निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के और दलितों के। तो संविधान में बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर नहीं होगा, 1, 2 और आपका 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो भाई राज्य का नीति निर्देशक तत्व इसमें से क्या नहीं है भाई, बताइए। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, मद निषेध। मद निषेध संविधान में मद निषेध जो है वो आपके आर्टिकल नंबर 47 के तहत है। ठीक, गौ संरक्षण आपका 48 के तहत है। ठीक, पर्यावरण संरक्षण है आपका 48 क के तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक, लेकिन 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत था, पहले। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व था, परंतु जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि कब हुआ है? 2002 में। ठीक है, उसके बाद कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद जोड़ा गया आपका 21 का। ठीक, तो 21 का के तहत अब क्या हो गया? अब ये हो गया है आपका मूल अधिकार। क्या हो गया है? मूल अधिकार हो गया है। ठीक, अब अनुच्छेद 45 जो है, जो यानी जो पहले ये था, तो अब अनुच्छेद 45 क्या हो गया कि शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल करता है। ठीक है, तो अब ये निःशुल्क शिक्षा आपका मौलिक अधिकार हो चुका है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का में। लेकिन 45 अभी भी बना हुआ है, लेकिन वो आपकी शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से जो नीचे बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, तो वो आपके नीति निर्देशक तत्वों में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, ये तो है। गायों बछड़ों का वध का निषेध करना, ये भी है। पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन, ये भी है। लेकिन 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये नहीं है। ये आपका मौलिक अधिकार में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करना, और तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध मूल अधिकार के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था? नीति निर्देशक में शामिल है, तो आपका कौन सा शामिल है? तो 2 नंबर शामिल है, जो कि आपका 47 के तहत शामिल है। लेकिन ऊपर वाला आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि आपका 23(1) में शामिल है। ठीक है, आगे बात समझ में? भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है भाई। तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, तो ये तो है भाई। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी है। तो हमारा आ जाएगा इसमें 2 और 3 नंबर। ठीक है, बाकी नहीं है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान किए जाते हैं? तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी किए जाते हैं और आपके मूल कर्तव्य में भी किए जाते हैं। ठीक है, तो ए और बी आपका दोनों हो जाएगा इसमें ऑप्शन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित हैं, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद जो है 48 का, ठीक है, के तहत राज्य के द्वारा देश के पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो अभी आपने पढ़ा था कि डी के लिए भाई शांत है। ठीक, एक सेकेंड,
नहीं सॉरी, प्रौढ़ शिक्षा के लिए शांत है, मैं गलत हो गई, प्रौढ़ शिक्षा के लिए शांत है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इसमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 में है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा 86वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 45 में है। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान अभी इसमें शामिल नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस ऑप्शन पे। राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया, तो मुफ्त कानूनी सलाह जो है वो आपकी बाद में जोड़ी गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो बात सही है। ये देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है। ये भी बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो ये प्रदान करते हैं 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार आपके नीति निर्देश सिद्धांत में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता आपकी नीति निर्देशक तत्व है, जो कि अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के विषय की पहचान करिए। तो भाई राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की पहचान में आपका सिर्फ और सिर्फ मद्य निषेध आता है। ये बाल श्रम निषेध आपका मौलिक अधिकार है, बेकार बालाश्रम निषेध भी मौलिक अधिकार है, अस्पृश्यता निषेध भी आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है। कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं है, ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन आपका नीति निर्देशक तत्व है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार भी नीति निर्देशक तत्व है। काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहें, ये भी आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो ये केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? केटी शाह ने। ठीक, नेक्स्ट। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारत सरकार के द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा पूरे होते हैं? तो भाई हमारा पूरा होता है केवल और केवल क्या? 3, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। तो 15 अगस्त 1955 के प्रारंभ में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो भाई कौन सा सूचीबद्ध है बताइए। तो हमारा सूचीबद्ध है इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। और ये किस में दिया हुआ है आपका? तो ये आपका दिया हुआ है 39 घ में। ठीक है। इसके अलावा है आपका समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता आपकी दी हुई है 44 में अनुच्छेद में। ठीक। जबकि अनुच्छेद 350 का मैं बता देती हूँ, 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देता है, निर्देश देता है। हालांकि ये 4 में उल्लिखित नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है, परंतु ये राज्य के द्वारा बाध्यकारी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो फिनिश होते हैं। और कल हमारा होगा डे 15 और डे 15 में हमारा टारगेट और टॉपिक होगा मूल कर्तव्य। ठीक है। तो चलिए आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि अभी भी मेरा गला तबियत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड में करा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं PYQ में भी मुझे लग रहा है कि मैं टाइम नहीं दे रही हूँ, मुझे देना चाहिए, लेकिन गले में पेन हो रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी करा दे रही हूँ। तो आगे मैं क्या करूँगी ना कि अभी मैं किसी बुक की सीरीज़ भी लेकर आऊँगी और उस बुक से आपको ये टॉपिक्स बहुत आराम से और पूरे डिस्क्राइब से पढ़ा दूँगी। और जितना मेन ज़रूरी पॉइंट होंगे जो आते हैं वो उतने पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर दूंगी। बस आपको उतना ही कंप्लीट करना होगा। तो आप चाहेंगे तो उसके नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही वर्बली भी उनको लर्न कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैं जितना करा रही हूँ उतना बस सुनते जाइए, करते जाइए, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और स्टडी विद अनु के साथ में कनेक्ट रहिए। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।